एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वू के पापा से लड़कियों की नाम की लिस्ट मिलने पर यांग और जू मी गाँव में जाते हैं और वहाँ के सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। क्योंकि गांव छोटा है और रिकॉर्ड सब हाथ से लिखे होते हैं, उन्हें जल्दी से पता चल जाता है कि श्वे नाम की लड़की इसी गाँव में रहती थी और उसने कुछ सालों बाद अपना नाम बदल दिया है चियान में। जू फिर चियान को ट्रेस करता है और उसे पता चलता है कि वो अब एक रिपोर्टर बन गई है, तो वो उसे कॉल करके बताता है कि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, प्लीज तुम हमसे मिलने आ जाओ। चियान यांग और जू से मिलने आती है और जू उसे बोलता है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, और उसके सामने लड़कियों की लिस्ट रखता है और पूछता है कि तुम श्वे हो ना। यांग उसे होटल की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम कभी इस होटल में गई हो, क्या तुम्हें पता है कि गुई के साथ क्या हुआ है। तो चियान बोलती है कि हाँ मैं ही श्वे हूँ और मैंने उस वक्त जू को कॉल भी किया था। जू को सडनली रियलाइज होता है कि सालों पहले जब उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया था कि गुई को फंसाया गया है, तो ये कॉल चियान ने ही किया था। जू बोलता है कि हम इस केस को तुम्हारी रिपोर्ट से सॉल्व कर सकेंगे, तो क्या तुम हमें प्लीज हेल्प करोगी। तो चियान बोलती है कि मैंने मेरे पास्ट को भूलने की बहुत कोशिश की है, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। यांग जो अपनी कैंसर की लास्ट स्टेज में है, उसे जोर से खांसी आती है, तो चियान उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो यांग झूठ बोलता है कि हाँ मुझे सिर्फ जुकाम हुआ है। बाद में जू यांग पे चिल्लाता है कि तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि तुम्हें कैंसर है और कैसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस केस पे लगा दी है ताकि वो हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती। यांग बोलता है कि मैं उसे ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, उसका बचपन इन लोगों की वजह से खराब हो गया है और अब वो अपनी जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश कर रही है, तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो तुम भी उसे इस केस से दूर ही रखते। और जू यांग की बातें मान लेता है। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ली और उसकी टीम चियान को मीगांव से लेकर शहर में आ रहे होते हैं, जब अचानक उनके सामने का ट्रक खराब हो जाता है। दो पुलिस वाले ट्रक रिपेयर करने वाले को पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा रिपेयरिंग में, और उसी वक्त इन दोनों पुलिस वालों को कोई शूट कर देता है। ली को समझ आ जाता है कि ये सब चियान को मारने का प्लान है ताकि वो अपनी टेस्टिमनी ना दे सके, इसलिए वो ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी से यू टर्न लो, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन पीछे के रास्ते को ऑलरेडी किसी दूसरी गाड़ी ने ब्लॉक किया होता है और इस गाड़ी से बहुत सारे गुंडे बाहर आते हैं और लांग बाहर आता है। गुंडे और पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को गोली मारते हैं और ये बहुत देर तक चलता है और चियान एक गाड़ी के पीछे छुपी होती है। जैसे ही गोलियों की आवाज बंद हो जाती है, वो बाहर आती है और उसके सामने लांग खड़ा होता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से ली लांग को पहले शूट कर देता है। चियान और ली की टीम फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और चियान फिर अपनी स्टोरी सबको बताती है। वो बताती है कि कैसे जिस रात गुई का मर्डर हुआ उस रात उसने येजुन को बात करते हुए सुना था कि हाँ गुई के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए हुए हैं, आज उसका खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ एपिसोड्स पहले जब हमने देखा था कि दो बच्चियां येजुन की बातें चुपके से सुनती है, उनमें से एक लड़की चियान होती है और वो जल्दी से ये बात सुनने पर गुई के घर पे जाती है। वो खिड़की से देखती है कि चन गुई पे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुई उस नशे की हालत में भी दूर भागता है और उतनी देर में वहाँ पे येजुन और उसके साथी आ जाते हैं। येजुन और उसके साथी गुई को पकड़ लेते हैं और फिर चन गुई पे जबरदस्ती कर लेती है। काम खत्म होने पर येजुन चन को बोलता है कि आप जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और गुई के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि गुई की सांसें रुक गई है। ड्रिंक में जो ड्रग्स मिलाए थे वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे, ऊपर से येजुन और उसके साथियों ने जब गुई को पकड़ा तो उन्होंने उसके मुंह पे कंबल डाल दिया था और इस सफोकेशन की वजह से गुई की मौत हो जाती है। येजुन और उसके साथी फिर गुई की बॉडी को तालाब में फेंक देते हैं और ऐसी स्टोरी बनाते हैं जैसे कि गुई ने चन का रेप किया है और वो अपनी हरकतों से शर्मिंदा फील कर रहा है, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। हम अब के टाइम में आते हैं और चियान बताती है कि गुई सच में अच्छा आदमी था, वो बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करता था। जब मे की मौत हुई तो गुई को लगा सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें हुई होंगी, इसलिए उसने सबसे पूछताछ की और उसे पता चला कि जे और मेरे साथ भी कौन ग्रुप के लोगों की वजह से रेप हुआ है और उसने ये लिस्ट बना ली। चियान रोने लगती है और बोलती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, गुई के साथ जो कुछ भी हुआ, उस वजह से मैं बहुत सालों तक ट्रॉमेटाइज हो गई थी। जब एक दिन मैंने रेडियो पर सुना कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो सारे प्रूफ्स कलेक्ट करके रखो, और तब से मैंने सारे प्रूफ्स कलेक्ट किए हैं। मुझे पता चला कि जू नाम का एक पुलिस ऑफिसर लोगों की मदद करता है, इसलिए मैंने उसे कॉल करके बताया कि गुई को फंसाया गया है, उसने किसी का रेप नहीं किया है, उसने सुसाइड नहीं की है, लेकिन उस वक्त मैं और कुछ नहीं कर पाई। कुछ सालों बाद जब यांग और जू ने मुझे ढूंढा और मुझसे मदद मांगी तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से निकली हूँ, इसलिए उस वक्त मैंने उन्हें हेल्प करने से मना कर दिया। मैंने अपना नाम बदल लिया, मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था जब मैं श्वे थी वो फीलिंग्स कभी गायब नहीं हुई। इसलिए मैंने जू और यांग को मदद करने का फैसला लिया ताकि मैं गुई के लिए, मेरे लिए और मेरे जैसे जितनी भी लड़कियां हैं उनके इंसाफ के लिए लड़ सकूं। यहाँ हमें पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ चियान के मना कर देने पर जू, यांग, चेन,
चाओ और जिंग मिलकर बात करते हैं और यांग सबको बताता है कि मेरे पास अब जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बाकी है। मैंने अपनी बीवी को गाँव भेज दिया है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। जू चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तो यांग बोलता है कि मेरी सुसाइड से हम ग्वी के केस पे लोगों की नजर ला सकते हैं। सब लोग यांग को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन यांग किसी की बात नहीं सुनता। चाओ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मदद करूंगा और फिर चाओ और यांग मिलकर एक प्लान तो बनाते हैं, लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए बहुत लोगों की मदद लगेगी। यांग बोलता है कि हमें दूसरा कोई प्लान बनाना होगा क्योंकि मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं कर सकता। चाओ बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जू और चेन बोलते हैं कि तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए हम भी मदद करेंगे। उसी वक्त वहाँ पे चियान भी आ जाती है जिसे जू ने बुलाया होता है और वो बोलती है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। यांग रोने लगता है कि तुम लोग क्यों कर रहे हो मेरी हेल्प, तो सब उसे समझाते हैं कि हमें पता है कि तुमने कितना स्ट्रगल किया है इस केस के लिए। चाओ फिर सबको प्लान समझाता है कि हमें तो पहले ऐसा ड्रामा करना होगा कि यांग का किसी ने मर्डर किया है। रेलवे स्टेशन पे बहुत लोग होते हैं तो वहाँ तमाशा करने पर यह बात जरूर न्यूज में आएगी। हम फिर लेटर्स और फोटोज चियान के ऑफिस में भेजेंगे और बॉम्ब ब्लास्ट की धमकियां देंगे ताकि पुलिस भी हमारे केस में इन्वॉल्व हो जाए। ऐसा ही हम 24 दिनों के लिए करते रहेंगे, तब तक लोग इस केस में इंटरेस्टेड हो जाएंगे और कौन ग्रुप का पर्दा फाश हो जाएगा। प्लान स्टार्ट होता है और चेन एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसमें अगर वायर डाला जाए तो वो गर्दन को पीछे की तरफ खींचेगा और इस इंसान की मौत हो जाएगी। यांग की सुसाइड से एक दिन पहले सब लोग एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं और वादा करते हैं कि जिस कॉन कंपनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है उस कॉन कंपनी को हम पूरी तरह से कुचल देंगे। अगली सुबह फिर चाओ और यांग फेक झगड़ा करते हैं ताकि चाओ का डीएनए यांग पे रहे और चाओ फिर फ्लाइट पकड़ के किसी दूसरे शहर में चला जाता है। शाम के वक्त यांग चाओ की गाड़ी इधर उधर ड्राइव करता है और रात के वक्त वो घर में आ जाता है। सुसाइड करने से पहले वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखता है जिसमें वो बोलता है कि कैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन मुझ में अभी भी होप है कि कभी ना कभी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन्हें इंसाफ मिलेगा और ये अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। यांग फिर वायर से अपने गले को लपेट लेता है और डिवाइस इस वायर को खींचती है और यांग की वहीं पे मौत हो जाती है। इस वीडियो को सारे पुलिस वाले देखते हैं और इस वीडियो से पता चल ही जाता है कि चाओ ने यांग का मर्डर कभी किया ही नहीं था। यांग की मौत सुसाइड से हुई और उन्होंने ये सारा तमाशा ग्वी के केस पे लोगों की नजर लाने के लिए किया था। हमें फिर दिखाया जाता है कि फू ने सुसाइड कर ली है, जिन और लांग को फांसी की सजा मिली है और जिन लोगों ने भी कॉन ग्रुप के इल्लीगल कामों को सपोर्ट किया है उन्हें जिंदगी भर की जेल की सजा मिल जाती है। जू, चेन और चाओ को भी 3 सालों की सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए, झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को दी और यांग की सुसाइड करने में हेल्प की। जू, चेन और चाओ इस सजा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें फिर 7 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे जू, चेन, ली, चाओ, जिंग, यांग की बीवी और उसका बेटा उसकी ग्रेव पे जाते हैं और जू हंसते हुए बोलता है कि यांग, तुम्हारी वजह से अब लोगों को फाइनली इंसाफ मिल गया है और यहाँ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।